रिश्ता। एक छोटा सा घर जिसके सामने 2 से 3 महंगी और लग्जरी कार्स खड़ी थी जिन्हें देख के कोई भी बता सकता था कि वो गाड़ियां कितनी महंगी होगी। वही उस घर के अंदर घर के बीचों बीच कुछ नाश्ते का सामान रखा गया था और उस हॉल में कुछ लोग बैठ के बातें कर रहे थे। वही एक सोफे पर बैठा एक लड़का जिसकी उम्र लगभग 28 साल थी। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। उसकी हाइट 6.2, ब्लू स्मोकी आइज, पतले होठ, परफेक्ट नोज, गोरा रंग और मस्कुलर और परफेक्ट बॉडी। वो किसी हीरो से कम नहीं लग रहा था। वो उन सभी लोगों के बीच एकदम शांत बैठा था। तभी एक 50 साल के लगभग की औरत जिनका नाम जानकी देवी था, वो अपने सामने बैठे इंसान से बोली, बातें तो होती रहेंगी, पहले आप हमारी होने वाली बहू को तो बुलाइए। उनकी बात सुन सुरेश जी अपने पास बैठी ममता जी की तरफ इशारा कर अपनी बेटी को लाने बोलते हैं। उनका इशारा समझकर ममता जी जल्दी से अपनी बेटी को लेने उसकी रूम की तरफ चली गई। थोड़ी ही देर में ममता जी के साथ एक लगभग 20 साल की लड़की जिसने इस वक्त पिंक कलर का अनारकली सूट पहना था, 5.4 की हाइट, दूध सा गोरा रंग, बेदाग चेहरा, हिरनी जैसी आंखें जो हल्की हल्की ग्रीन थी, छोटी सी नाक, छोटे और एकदम गुलाबी होठ, लंबे घने काले बाल जो इस वक्त खुले हुए उसकी कमर तक आ रहे थे। वो दिखने में बेहद सुंदर और खूबसूरत, एकदम परी के जैसे। ममता जी श्रेया को लाकर एक खाली सोफे पर बैठा देती हैं तो जानकी जी उसे देख खुश होकर बोली, बेटा आप तो बकाई बहुत खूबसूरत हो, जैसा हमने सुना था एकदम वैसे ही हो आप। श्रेया जो अपना सर नीचे किए बैठी थी, उनकी बात सुन वो हल्के से थैंक्स बोली है। उसकी आवाज बहुत धीमी थी लेकिन किसी संगीत से कम नहीं थी। वहीं दूसरे सोफे पर बैठा लड़का जिसका नाम अधीर कपूर था, उसने एक नज़र भी उठाकर श्रेया को नहीं देखा। वो बस वहां अपनी दादी के साथ उनकी जबरदस्ती करने पर आया था। तो सुरेश जी, हमें तो श्रेया बहुत पसंद आई, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो हम ये रिश्ता पक्का समझे, जानकी जी सुरेश जी की तरफ देखकर बोली। सुरेश जी जो अपने सामने बैठे ममता जी और अधीर को देखते हैं। अधीर जो पूरे इंडिया का टॉप बिजनेसमैन था, उसके बारे में कई कहानियां भी थी कि अधीर गुस्से का काफी तेज है लेकिन अपनी फैमिली के लिए उतना ही जिम्मेदार। सुरेश जी जो एक छोटी सी नौकरी करते हैं, उन्हें मालूम था अगर वो अधीर के सामने उसकी दादी को इस रिश्ते के लिए मना करने की हिम्मत की तो उन्हें इसकी कीमत के बदले अपनी नौकरी भी खोनी पड़ सकती है। सुरेश जी उनकी बात सुन एक नज़र श्रेया को देख फिर अधीर की तरफ देखकर अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए बोली, जी आप हमारी तरफ से भी रिश्ता पक्का समझिए। उनके इतना बोलते ही जहां जानकी जी के चेहरे और स्माइल आ गई तो अधीर का इसके प्रति कोई एक्सप्रेशन नहीं थे, जैसे उसे इसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वही श्रेया जब अपने पापा की तरफ से रिश्ते के लिए हाँ सुनती है, उसकी पकड़ अपने सूट पर कस जाती है, उसकी आंखों में नमी आ जाती है, उसका सर झुके होने की वजह से उसे कोई नहीं देख पाता। जानकी जी उठकर श्रेया के पास जाते हुए उसके सर पर हाथ फेरती हैं और प्यार से बोली, क्या तुम इस रिश्ते से खुश हो? जानकी जी के एकदम से ऐसे पूछने पर श्रेया सिर्फ अपना सर हिला देती है क्योंकि वो अपने पापा की बात को नहीं टालना चाहती थी। जानकी जी उसकी हाँ सुनकर मुस्कुराते हुए बोली, सुरेश जी अब हम चलते हैं, हम आप अपने पंडित जी से बात कर शादी का मुहूर्त निकलवा कर आपको बता देंगे। उनकी बात सुन सुरेश जी खड़े होते हुए अपने हाथ जोड़ को मुस्कुरा के बोले, जी आप हमसे बड़ी हैं तो जैसा आपको ठीक लगे। जानकी जी एक बार फिर श्रेया की तरफ पलटी और उसके गालों को छूकर प्यार से स्माइल करते हुए बोली, अब आपको सीधा अपनी बहू बना के अपने घर ले जाने के लिए आएंगे। इतना बोल जानकी जी अधीर को देखती हैं जो अपने फोन और कुछ कर रहा था, जिसे देख जानकी जी अपना सर हिला देती हैं और उसे बोली, अधीर अब हमें चलना चाहिए। वही श्रेया जिसने अभी तक एक नज़र उठाकर अपने आसपास नहीं देखा लेकिन जब उसके कानों में अधीर का नाम पड़ा, उसने धीरे से अपनी गर्दन उठाकर सामने देखा को अधीर ठीक उसके सामने वाले सोफे पर बैठा हुआ था। अधीर को देख श्रेया अपनी नजरें उसे हटा ही नहीं पा रही थी। आखिर अधीर था ही इतना हैंडसम। वो एकटक अब अधीर को देखे जा रही। उसे अधीर के चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं दिख रहे थे लेकिन फिर भी श्रेया को वो काफी हैंडसम लगा। वही अधीर जब अपनी दादी की बात सुनता है तो जैसे उसके मन की हो जाती है, वो जल्दी से खड़ा होकर घर से बाहर की तरफ चला जाता है। अधीर ने एक नज़र भी श्रेया को नहीं देखा क्योंकि जब से श्रेया आई थी तब से अधीर अपने फ़ोन में बिजी हो गया। वही श्रेया अब भी वही देख रही थी जहां से अभी अभी अधीर बाहर गया था। उसका ध्यान जब टूटा जब ममता जी ने उसे खड़ा करके अपने गले से लगाते हुए बोली, मेरी बेटी इतनी बड़ी हो गई कि आज उसका रिश्ता एक इतने बड़े घराने में होने जा रहा है, मैं बहुत खुश हूँ तेरे लिए बच्चा। ममता जी प्यार से उसके माथे पर किसी करते हुए बोली। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। CH2 शादी की डेट
और जाकर ले तू उससे शादी। श्रेया उसकी बात सुन बस मुस्कुरा देती है, लेकिन उसका ध्यान अब भी अधीर के उस चेहरे पर था जिसपे कोई एक्सप्रेशन नहीं थी। ये सब होने के बाद श्रेया अपने रूम में चली जाती है। वहीं उसके मम्मा पापा आज बहुत खुश थे अपनी बेटी के लिए। आगे अधीर श्रेया के घर से सीधा अपनी किसी मीटिंग के लिए निकल जाता है। वही जानकी जी सीधे घर के लिए निकल जाती हैं। करीब आधे घंटे में जानकी जी की गाड़ी एक बड़े से बंगले के सामने आकर रुकी। एक गार्ड जल्दी से आया और गाड़ी का गेट खोलता है। जानकी जी अपने चेहरे पर एक मुस्कान लिए गाड़ी से उतरती हैं और बंगले के अंदर जाती हैं। जब वो घर के अंदर जा ही रही थी उनसे अचानक कोई टकरा गया। जानकी जी ने सामने देखा कि एक लड़का जिसकी उम्र 23 साल थी, लड़का जिसने एक वाइट शर्ट के साथ बेग जीन्स पहनी थी। उसका चेहरा थोड़ा थोड़ा अधीर जैसा ही था, लेकिन अधीर से कम हैंडसम था। वो लड़का भी अधीर की तरह ही परफेक्ट बॉडी में था। जानकी जी उसे देख खुश होते हुए बोली, रोहन बेटा आप कहाँ जा रहे हो? आप हमारे साथ आइए, हमें आपको कुछ बताना है। रोहन जो अधीर का छोटा भाई था अपनी दादी की बात सुन चुपचाप उनके साथ आकर लिविंग एरिया में लगे सोफे पर उनके पास बैठ गया। रोहन जी दादी आपको मुझसे क्या बात करनी है, जल्दी बताओ, मुझे मेरे फ्रेंड्स के साथ बाहर घूमने जाना है। दादी खुश होते हुए बोली, हम आपके भाई अधीर का रिश्ता तय करके आए हैं। रोहन जो जानकी जी की बात ध्यान से सुन रहा था अधीर की बात आते ही एकदम से खड़ा होते हुए बोला, दादी आई थिंक मुझे देर हो रही है, मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। इतना बोला रोहन जाने लगा कि जानकी जी पीछे से बोली, कब तक उसे उस गलती की सजा देगा जो उसने की ही नहीं। उनकी बात सुन रोहन कुछ देर रुका और बिना कुछ बोल तेज कदमों से घर के बाहर निकल गया। वही जानकी जी बस उसे जाते देखती रह गई। दूसरी तरफ एक रॉयल आकर एक आलिशान बिल्डिंग के सामने आकर रुकी है, जिसने से अधीर ब्लैक ट्रिपीस सूट पहने अपनी आंखों पर ब्लैक गॉगल लगाए बाहर आया और जल्दी से उस बिल्डिंग के अंदर चला गया और अपनी प्राइवेट लिफ्ट में चला गया जो सीधी अधीर के फ्लोर पर रुकती है। अधीर लिफ्ट से निकलकर अपने केबिन में जाता है और अपनी चेयर पर बैठ के अपनी आंखें बंद करके सीट से अपना सर टीका लेता है और आज जो हुआ वो सब सोचने लगता है। थोड़ी देर में उसकी केबिन के डोर पर नॉक हुआ, जिसपे अधीर धीरे मगर रोकदार आवाज में कम इन बोलता है। रोनी जो अधीर का असिस्टेंट था वो अंदर आया। अधीर को गुड आफ्टरनून विश करते हुए एक फाइल उसके सामने रखते हुए बोला, सर ये मिस्टर भल्ला को फाइल जो आपने मंगाई थी। अधीर उस फाइल को देख इसे जाने को बोलता है और अपना काम करने लगता है। श्रेया के घर सुरेश जी और ममता जी की जानकी जी के साथ बात हो रही थी। जानकी जी ने उन्हें बताया कि शादी की डेट 1 महीने बाद है। उसके बाद सीधे 2 साल तक कोई डेट नहीं थी, जिसपे सुरेश जी और ममता जी भी राजी हो गए। वही जब श्रेया को मालूम चला कि शादी की डेट 1 महीने बाद है, वो जल्दी से अपने रूम में गई और किसी से कॉल पर थोड़ी देर बात करने के बाद वो घर से निकल के अपनी स्कूटी उठाई और बाहर निकल गई। थोड़ी देर में श्रेया एक रेस्टोरेंट के सामने आकर रूही वो जल्दी से अपनी स्कूटी को पार्किंग में लगा के उस रेस्टोरेंट के अंदर चली गई। उसने इधर उधर देखा और जल्दी से एक टेबल के पास जाकर थोड़े गुस्से से बोली, तुम्हें शर्म नहीं आती? यहाँ मेरी शादी तय हो गई और तुम इतने आराम से ये यहाँ खा पी रहे हो। उस टेबल पर श्रेया की ही एज का एक लड़का बैठा था जो दिखने में हैंडसम था। उसके हाथ में इस वक्त एक बर्गर था जिसे वो खा रहा था। लेकिन श्रेया की बात सुन वो लड़का श्रेया की तरफ देख के स्माइल करते हुए बोला, अरे क्यूटी इतना गुस्सा क्यों हो रही हो, जरा आराम से बैठ तो लो ठंडा पियो। वो लड़का कोल्ड ड्रिंक देते हुए बोला। श्रेया उसे घूरते हुए उसके सामने बैठते हुए गुस्से से बोली, राहुल यार तू हर बात को मजाक में ले रहा है। तुम्हें मालूम है ना मम्मा पापा ने एक तो मेरी मर्जी के बगैर शादी के लिए हाँ कर दी, ऊपर से अब ये शादी की डेट में क्या करूं, मुझे अभी शादी नहीं करनी यार। वेरी श्रेया टेबल पर हेड डाउन करते हुए बोली। अरे क्यूटी क्यों इतनी टेंशन ले रही है, अंकल आंटी ने तेरे लिए फैसला लिया है तो सही ही होगा, अब चल जस्ट चिल कर और ये खा। राहुल श्रेया को बर्गर खिलाते हुए बोला। श्रेया घूर कर राहुल को देखती है और उसने से एक बाइट खा लेती है। राहुल भी उसे खाता देख स्माइल करने लगा। थोड़ी देर में उन्हें अपने पीछे से एक लड़की की आवाज आती है कि उनमें चिंपांजी तू मेरी बेस्टी पर लाइन मार रहा है, भूल मत अब उसकी शादी होने वाली है। उस लकड़ी की आवाज सुन राहुल का मुंह बन गया। वही श्रेया उसकी बात सुन हंसने लगी। राहुल पीछे देखता है जहां दोनों की ही एज की एक खूबसूरत लकड़ी खड़ी थी। वो चलकर उनके पास आई और राहुल के कंधे और हाथ रखते हुए वापस बोली, क्या यार चिंपांजी तो कितना खाता है, अब जरा इस सूखी लकड़ी को खिलाओ पिलाओ ताकि ये अपनी शादी तक फिट सेट हो जाए। वो लड़की हंसते हुए बोली। श्रेया और राहुल रूही की बात सुन एकदम से खड़े होकर उसे पकड़ लेते हैं कि रूही जल्दी से उनसे दूर होते हुए हंसते हुए बोली, अच्छा सॉरी सॉरी मैं मजाक कर रही थी। श्रेया और राहुल उसे देख अपना सर हिला देते हैं, जिसपे रूही श्रेया राहुल के गले में हाथ डाल के बोली, यार राहुल मुझे ना हमारी श्रेया के लिए एक गाना गाने का मन के रहा है, तो कहे तो गा दूं।
राहुल भी रूही के बात में हाँ मिलाते हुए बोला हाँ जरूर। उसकी हाँ सुनते ही रूही ने चिल्ला के गाना गाना शुरू कर दिया। जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी, यो धोएगी तो कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बनके रह जाएगी तो हाउस बीवी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगा। वही श्रेया बस दोनों को गुस्से से घूर रही थी, वही वो दोनों अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहे थे। राहुल, श्रेया और रूही तीनों एक ही कॉलोनी में बड़े हुए हैं। तीनों ने एक साथ अपना स्कूल कंप्लीट किया था और तीनों एक साथ एक ही कॉलेज में भी हैं। राहुल श्रेया और रूही का दोस्त कम सहेली जड़ा था। CH3 हल्दी और मेहंदी, जा कर ले तू उससे शादी, फिर शुरू तेरी बर्बादी, यो धोएगी तो कच्चे और गंदे बर्तन, देखेगी सास बहू और दूरदर्शन बनके रह जाएगी तो हाउस बीवी, और 24 घंटे तेरा यार होगा ऑन टीवी। राहुल भी रूही के साथ श्रेया को आसपास घूमते हुए गाना गाने लगा। वही श्रेया बस दोनों को गुस्से से घूर रही थी, वही वो दोनों अपनी ही मस्ती में गाना गाए जा रहे थे। आगे धीरे धीरे ये एक महीना कैसे निकाल गया किसी को पता ही नहीं चला। आज श्रेया के घर पर काफी चेल पेल थी क्योंकि आज श्रेया की हल्दी थी। श्रेया अपने रूम में येलो कलर का लहंगा पहने बैठी थी जिसने वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसी के पास में रूही भी येलो कलर का फ्रॉक सूट पहने उसके पास ही बैठी उसे तैयार कर रही थी। कपूर मैंशन अधीर ने भी आज येलो कलर का कुर्ता और व्हाइट पेंट पहनी थी जिसमें वो कुछ ज्यादा ही हैंडसम लग रहा था। अधीर की हल्दी में ज्यादा लोगों को नहीं बुलाया, उसने कुछ ही गिने चुने लोग थे जिसमें अधीर का बेस्ट फ्रेंड राज अपनी बीवी के साथ आया था। अधीर की हल्दी गार्डन में थी। गार्डन के बीचों बीच हल्दी के लिए एक स्टेज बनाई गई थी। अधीर अपने दोस्त राज के साथ बाहर आया और अपनी जगह और बैठ गया। सबसे पहले दादी ने आगे आकर अधीर को हल्दी लगाई, उनके बाद राज और नेहा ने अधीर को हल्दी लगाई। कम उसे हल्दी से नहला ज्यादा दिया। ऐसे ही सबके हल्दी लगाने के बाद अधीर की नज़र स्टेज से दूर खड़े रोहन पर गई। रोहन को ऐसे दूर खड़ा देख अधीर को काफी बुरा लगा। अधीर की नजरों का पीछा करते हुए दादी जल्दी से रोहन के पास जाकर बोली, तुम यहाँ क्यों खड़े हो, जाकर अपने भाई को हल्दी लगाओ, सिर्फ तुम ही बचे हो। रोहन उनकी बात सुन जल्दी से बोला, दादी मैं यहाँ आपकी वजह से आया हूँ, वरना मुझे किसी की शादी में कोई इंटरेस्ट नहीं है। उसकी बात सुन जानकी जी धीरे से बोली, रोहन बेटा प्लीज, भाई है वो तेरा, कब से तुझे देख रहा है कि तू भी उसकी शादी की रस्मों में शामिल हो, लेकिन तुम अभी तक एक ही बात पर अड़े हो। रोहन आपको हमारी कसम, जाकर अधीर को हल्दी लगाइए, जानकी जी एकदम से बोली। रोहन जो बास जाने ही बाला था, जानकी जी की बात सुन एकदम से उनकी तरफ देखता है और अपने गॉगल्स अपनी आंखों पर चढ़ाते हुए अधीर की तरफ बढ़ा। वो अधीर के पास आया और अपने हाथ में थोड़ी सी हल्दी लेकर अधीर के चेहरे पर लगा दी और जल्दी से वहां से चला गया। थोड़ी ही देर में अधीर की झूठी हल्दी रूही के घर भिजवा दी गई। श्रेया का घर। श्रेया का हल्दी का फंक्शन उसके घर पर ही था। श्रेया इस वक्त अपने हॉल में हल्दी के लिए लगी छोटे से सेट पर बैठी हुई थी। अधीर की झूठी हल्दी आने के बाद श्रेया के हल्दी शुरू हो गई। सबसे पहले श्रेया को हल्दी उसकी मां ममता जी ने लगाई, उसके बाद उसके पापा सुरेश जी ने। थोड़ी देर बाद रूही और राहुल दोनों साथ में श्रेया के सामने बैठकर उसे हल्दी लगाने लगे, या ये बोली कि उसे हल्दी से पोतने लगे। बेचारी श्रेया दोनों से कुछ नहीं बोल पाई, लेकिन उसने थोड़ी सी हल्दी लेकर उन दोनों के ऊपर भी हल्दी पोत दी। सभी उन्हें ऐसे देख हंस दिए। थोड़ी देर में श्रेया की भी हल्दी खत्म होती है और वो नहाने अपने रूम में चली जाती है। नेक्स्ट डे। आज अधीर और श्रेया की मेहंदी का फंक्शन था। रूही नीचे हॉल में बैठी थी, उसके आजू बाजू दो लड़कियां जो उसके हाथों में मेहंदी लगा रही थी। आज रूही ने डार्क ग्रीन कलर का लहंगा पहना था जिसने उसका दूध सा गोरा रंग काफी खिल रहा था। श्रेया पर हल्दी का रंग छड़ चुका था जिससे उसकी स्किन थोड़ी थोड़ी गोल्डी वे में ग्लो कर रही। श्रेया के पास रूही भी अपने हाथों में मेहंदी लगवा रही थी, तो वही राहुल की हालत रूही ने टाइट कर रखी थी। वो राहुल से कभी पानी मांगती तो कभी जूस तो कभी कुछ और, जिससे राहुल बहुत परेशान हो चुका था। श्रेया उन दोनों को देख हंस रही थी कि एक मेहंदी बाली लकड़ी श्रेया से बोली, आपके होने वाले हस्बैंड का नाम क्या है? श्रेया जो उन दो कार्टूनों को देखने में बिजी थी, उस लड़की की बात सुन एकदम से बोली अधीर। लेकिन जब उसे रियलाइज हुआ कि उसने एकदम से क्या बोला तो वो खुद की बात याद के ब्लश करने लगी। वही पास में बैठी रूही उसकी बात सुन से उसे छेड़ते हुए बोली, ओहो देखो तो किसी को अपने होने वाले AGOG का नाम कैसे रटा हुआ है। इतना बोला रूही हंसने लगी तो श्रेया उसे घूर कर बोली, हाँ तो नाम ही मालूम है मुझे बस। हाँ तो हम कहाँ कुछ बोल रहे हैं, अब तो शादी होने वाली है तो नाम क्या, तुझे उनके बारे में वो सब मालूम चल जाएगा जो एक पत्नी को मालूम होना चाहिए। रूही उसकी तरफ अपनी आंख बंद करते हुए बोली। रूही की बात का मतलब श्रेया को समझ में आ जाता है, जिसपे वो उसे आंखें दिखा के चुप कर देती है।
कपूर मैंशन। अधीर अपने हाथों में मेहंदी लगवाने के लिए तैयार नहीं हो रहा थी। सभी के समझाने पर उसने बस थोड़ी सी मेहंदी अपने हाथों पर लगवा ली। जब मेहंदी वाली लकड़ी ने अधीर से श्रेया का नाम पूछा तो वो चुप रह गया, क्योंकि उसे तो अब तक श्रेया का नाम तक मालूम नहीं था। राज उसे अधीर के पास बैठा था। अधीर के कुछ ना बोलने और बोला, भाई बता ना, मेरी होने वाली भाभी का क्या नाम है। अधीर उसकी बात सुन धीरे से अपनी कठोर आवाज में बोला, मुझे नहीं मालूम। राज जो कोल्ड ड्रिंक पी रहा था, अधीर की बात सुन सारी कोल्ड ड्रिंक उसके पास बैठी नेहा जो मेहंदी लगवा रही थी उसके ऊपर उड़ा देता है। नेहा उसके ऐसे करने पर गुस्से में बोली, राज क्या पागल हो गए हो, मेरे सारे कपड़े खराब कर दिए, अब मैं इन्हें चेंज कैसे करूंगी। अरे बेबी तुम इतना गुस्सा क्यों कर रही हो, मैं ही ना, मैं तुम्हारे कपड़े बदल दूंगा, राज अपनी ही मस्ती में बोल देता है। नेहा पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पूछे राज भी मिमियाते हुए चला गया। राज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़े रहते थे। अधीर अब भी चुपचाप बैठा था। तभी जानकी जी उसके पास आई और उसे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, श्रेया। श्रेया नाम है मेरे अधीर की पत्नी का। वो लकड़ी हाँ में सर हिला देती हैं और श्रेया का नाम आराम के हाथ पर लिख देती हैं। इसी तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी खत्म होती है। दोस्तों लाइक कमेंट कर दो और मेरी स्टोरी को रेटिंग देकर मुझे बताओ कि मेरी स्टोरी कैसी है। प्लीज गाइज लाइक कमेंट। CH4 शादी पार्ट 1। नेहा पैर पटकते हुए रूम की तरफ चली गई। उसके पीछे पूछे राज भी मिमियाते हुए चला गया। राज की शादी को अभी 2 महीने ही हुए थे, इसलिए दोनों ऐसे ही लड़ते झगड़े रहते थे। अधीर अब भी चुपचाप बैठा था। तभी जानकी जी उसके पास आई और उसे सर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुरा के बोली, श्रेया। श्रेया नाम है मेरे अधीर की पत्नी का। वो लकड़ी हाँ में सर हिला देती हैं और श्रेया का नाम आराम के हाथ और लिख देती हैं। इसी तरह अधीर और श्रेया की मेहंदी खत्म होती है। आगे। आज श्रेया और अधीर की शादी थी। श्रेया का घर छोटा होने की वजह से उसकी शादी घर से न होकर अधीर के ही एक होटल से हो रही थी, जो जानकी जी के कहने पर सुरेश जी मान गए थे। कपूर मैंशन। आज अधीर की बारात जानी थी, जिसके चलते पूरे कपूर मैंशन में चहल पहल थी। सभी लोग तैयार होकर नीचे हॉल में खड़े अधीर का इंतजार कर रहे थे, क्योंकि हमारा हीरो अभी तक तैयार होकर नीचे नहीं आया था। थोड़ी ही देर में अधीर सभी को सीढ़ियों से नीचे उतरता हुआ दिखा, जिसे देख के सभी की आंखें मानो उसी पर टिक गई हो। अधीर ने इस वक्त गोल्डन कलर की शेरवानी पहनी थी, जिसपे उसने उसी की मैचिंग का सेहरा भी पहना था। हाथ में कटार और कंधे पर गोल्डन दुपट्टा, पर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं। वो चुपचाप आकर नीचे खड़ा हो गया। आज वो किसी रियासत के राजकुमार से कम नहीं लग रहा था। उसे देख आज कोई भी लड़की उस पे अपना दिल हिल हार जाए। दादी उसे देख उसकी नज़र उतारते हुए उसकी आरती करती हैं और उसके सुने माथे पर तिलक कर देती हैं। और थोड़ी ही देर में सभी लोग मेंशन से बाहर आकर देखते हैं, एक घोड़ी को बहुत अच्छे से सजा धजा के बाहर खड़ा किया गया है। उसके आसपास बेन बाजा भी। राज खुश होते हुए अधीर को अपने साथ उस घोड़ी के पास लेकर उस पर उसे बैठा देता है। पास में खड़ा घोड़ी का मालिक अधीर के ऊपर एक छत्र कर देता है। अब अधीर पूरा रॉयल प्रिंस लग रहा था। शादी मेंशन से थोड़ी दूरी पर बने होटल से थी, इसलिए सभी ने आधा रास्ता गाड़ियों से तय किया और आधा पैदल चलते हुए तो नाचते हुए सभी ने अधीर की शादी में खूब डांस किया। सिवाय रोहन के। रोहन चुपचाप अपनी गाड़ी में उनके पीछे जा रहा था। अधीर बार बार पीछे आ रही रेड स्पोर्ट्स कार को देख रहा था, जो रोहन की थी, जिसे राज नोटिस कर लेता है। वो अधीर को एक नज़र देख जल्दी से रोहन की कार के पास गया और उसे जबरदस्ती अपने साथ खींचकर बीच में डांस करवाने लगा, जिसे देख अधीर के चेहरे पर छोटी सी मुस्कान आ गई, लेकिन वो जल्दी ही छिप जाती है। होटल के एक कमरे में श्रेया दुल्हन के जोड़े में तैयार होकर बैठी थी। उसने इस वक्त डार्क रेड कलर का लहंगा पहना हुआ था, जो उसके गोरे रंग पर बहुत जच रहा था। श्रेया ने इस वक्त लहंगे की मैचिंग की ज्वेलरी पहनी हुई थी। आज वो भी कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी, लेकिन उसके चेहरे पर बेचैनी साफ दिख रही थी। वो अपने पास बैठी रूही से बोली, यार मुझे बहुत डर लग रहा है, पता नहीं मैं वहाँ एडजस्ट कर भी पाऊंगी कि नहीं। रूही, जिसने आज डार्क पर्पल कलर का लहंगा पहना हुआ था, वो भी आज बहुत खूबसूरत लग रही थी। वो रूही को तैयार करते हुए बोली, यार शादी से पहले ये डर हर लड़की को लगता है, तू चिल्लम मार यार। रूही उसे शांत करते हुए बोली, लेकिन मुझे बहुत डर लग रहा है, कैसे ये नए रिश्ते नए घर, मेरा मतलब कि यार। श्रेया आंखें बंद करते हुए बोली। रूही, जो श्रेया को डरा हुआ देख उसका माइंड डाइवर्ट करते हुए बोली, अच्छा ये सब छोड़, तू मुझे ये बता, तूने तेरी फर्स्ट नाइट के लिए क्या प्लान है। रूही शरारत से वापस बोली, बता, अपनी फर्स्ट नाइट को स्पेशल बनाने के लिए तूने कुछ यूनिक सी नाइटी खरीदी भी है या नहीं, जैसी हमने मूवीज में देखी थी, विंकिंग फेस विंकिंग फेस। रूही की बात सुन श्रेया के हाल एकदम से कश्मीरी सेब की तरह लाल हो गया। वो उसे आंख दिखाते हुए बोली, यहाँ मैं तुझे अपनी परेशानी बता रही हूँ और तू है कि फालतू की बकवास करके मुझे और डरा रही है।
अरे मेरी जान, मैं तुझे डरा कहा रही हूँ, मैं तो पूछ रही हूँ अगर तू नहीं लाए हो तो मैं अभी जाकर लेकर आऊँ ताकि जीजा जी तुझे भोंदू ना समझे। रूही उसके गाल को खींचकर हंसते हुए बोली। श्रेया उसे अपना गाल छुड़ाते हुए बोली, कोई ज़रूरत नहीं है, तू बस चुपचाप मेरे पास रहे। ऐसे ही रूही उसे छेड़ते हुए तैयार कर देती है। थोड़ी देर में उन्हें ढोल नगाड़ों की आवाज आती है जिससे उन्हें मालूम चल जाता है कि बारात आ गई। रूही वापस श्रेया को छेड़ते हुए बोली, लो आ गए तुम्हारे पिया जी तुमको लेने। उसकी बात सुन श्रेया बस उसे आंखें दिखा देती है। बाहर अधीर गेट पर खड़ा था। ममता जी उसकी आरती उतार उसे अंदर लाती है। थोड़ी देर में पंडित जी अधीर को मंडप में बुलाते हैं और अधीर मंडप में बैठ के विधि करने लगता है। थोड़ी देर में पंडित जी श्रेया को लाने की बोलते हैं जिसपे ममता जी श्रेया को लेने चली जाती हैं। थोड़ी देर में श्रेया नीचे आती है। श्रेया को देख शादी में आए लड़कों की नज़र तो जैसे श्रेया से हट ही नहीं रही थी। वही राहुल तो एकटक श्रेया को देखने में ही खो गया। वो खुद के मन में बोला, मेरी क्यूटी कितनी प्यारी लग रही थी, काश मैंने जो सोचा था वो सच हो पाता, लेकिन खैर मैं मेरी क्यूटी के लिए बहुत खुश हूँ। अधीर जिसने अभी तक श्रेया को नज़र उठा के देखा तक नहीं, लेकिन राज जो उसके पास खड़ा था उसने अधीर की तरफ झुकते हुए कहा, यार भाभी तो बला की खूबसूरत है, तेरे तो भाग्य ही खुल गए, एक नज़र देख तो ले। राज के बोलने पर अधीर श्रेया को एक नज़र देखने को उठाता है, लेकिन श्रेया को देखते ही अधीर तो जैसे अपनी नज़रें उसे हटाना ही भूल जाता है। श्रेया आज कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अधीर तो एकटक श्रेया को देखने में ही खो गया। उसकी वो झुकी हुई हिरनी जैसी आंखों में काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, नाक में नथनी, श्रेया आज कहर ढा रही थी। अधीर का ध्यान श्रेया से जब हटा, जब श्रेया के उसके पास बैठाने के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अधीर अपने होश में आकर जल्दी से उसे अपनी नज़रें हटा लेता है। वही श्रेया ने अभी तक एक नज़र उठा के अधीर को नहीं देखा। शादी पार्ट -2 राज के बोलने पर अधीर श्रेया को एक नज़र देखने को उठाता है, लेकिन श्रेया को देखते ही अधीर तो जैसे अपनी नज़रें उसे हटाना ही भूल जाता है। श्रेया आज कहीं की राजकुमारी से कम नहीं लग रही थी। अधीर तो एकटक श्रेया को देखने में ही खो गया। उसकी वो झुकी हुई हिरनी जैसी आंखें में काजल, होठों पर डार्क रेड लिपस्टिक, नाक में नथनी, श्रेया आज कहर ढा रही थी। अधीर का ध्यान श्रेया से जब हटा, जब श्रेया को उसके पास बैठाने के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ने शुरू किए। अधीर अपने होश में आकर जल्दी से उसे अपनी नज़रें हटा लेता है। वही श्रेया ने अभी तक एक नज़र उठा के अधीर को नहीं देखा। आगे श्रेया के बैठने के बाद पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू किए। थोड़ी देर में पंडित जी दोनों को जयमाला के लिए खड़े होने को बोलते हैं। वो दोनों अपनी जगह पर खड़े होकर अपनी अपनी जयमाला पकड़ लेते हैं। पंडित जी पहले श्रेया को जयमाला डालने को बोलते हैं। श्रेया जिसने अभी तक नज़र उठाकर अधीर की तरफ देखा तक नहीं था, वो अब अपनी नज़रें धीरे से अधीर की तरफ उठाकर देखती है तो वो एक पल के लिए अपनी पलकें झपकाना ही भूल जाती है। आखिर अधीर लग ही इतना हैंडसम रहा था इंडियन आउटफिट में। श्रेया को अधीर की तरफ ऐसे देखता देख रूही आगे आकर श्रेया के कान में बोली, मेरी जान तेरे पास पूरी रात पड़ी है अपने हैंडसम पति को निहारने के लिए, अभी जल्दी से जयमाला डालना, सब देख रहे हैं। श्रेया अचानक रूही के ऐसे बोलने पर अपने सेंस में आती है और रूही की तरफ देखती है जो उसे ही देखकर स्माइल कर रही थी। श्रेया उसे अपनी नज़रें उठाकर अधीर को जयमाला डालती है। उसके बाद अधीर श्रेया को, लेकिन इस दौरान अधीर ने एक नज़र भी श्रेया को नहीं देखा। दोनों वापस अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। पंडित जी वापस से मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। ओम सृष्टिकर्ता मम विवाह कुरु कुरु स्वाहा। ओम श्रीं वरप्रदाय श्रीनामः क्लीं कृष्णाय गोविंदाय गोपीजनवल्लभाय स्वाहा। ओम ग्रौम ग्री ग्रोस गुरुवे नमः। ऐसे ही मंत्र पढ़ने के कुछ देर बाद पंडित जी अधीर की तरफ एक थल बढ़ाते हुए बोले, वधू को मंगलसूत्र पहनाइए। अधीर उनकी बात सुन थाली से एक डायमंड का छोटा मगर बहुत महंगा और सुंदर मंगलसूत्र उठाकर श्रेया की तरफ थोड़ा सा झुका, जिसे वो श्रेया के बहुत करीब आ गया। अधीर श्रेया के गले में मंगलसूत्र पहना रहा था, वही श्रेया अधीर के हाथों के टच को अपनी गर्दन पर महसूस कर सहर रही थी। अधीर उसे पहनाने के बाद सही से बैठ गया तो पंडित जी सिंदूर उसके आगे करते हुए बोले, वधू की मांग में सिंदूर भरिए। अधीर सिंदूर लेते हुए श्रेया की मांग में भरता है, जिसे श्रेया की आंखें सुअता बंद हो जाती हैं। वही थोड़ा सा सिंदूर श्रेया की नाक पर गिर जाता है। श्रेया अपनी आंखें खोलकर अधीर को देखती है जो अब सही से बैठकर सामने देख रहा था। पंडित जी उन्हें फेरों के लिए खड़ा करते हैं। दोनों फेरों के लिए खड़े हो जाते हैं। पहले 4 फेरों में अधीर श्रेया के आगे तो 3 फेरों में श्रेया अधीर के आगे होती हैं। दोनों अपनी जगह पर बैठ थोड़ी और विधि करते हैं। उसके बाद पंडित जी बोले, ये शादी सम्पन्न हुई, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए, जाकर अपने बड़ों का आशीर्वाद ले।
अधीर और श्रेया दोनों अपनी जगह से उठकर सबसे पहले दादी के पास जाकर उनके पैर छूते हैं। उसके बाद श्रेया के माँ और पापा के पास ऐसे ही राज, नेहा और राहुल और रूही भी दोनों को गले लग के बधाई देते हैं। लेकिन इन सब में एक टेबल पर दूर बैठा रोहन ये सब देख रहा था जैसे वो कोई बाहर का गेस्ट हो। अधीर भी उसे एक नज़र देखता है लेकिन रोहन उसे अपनी नज़रें फेर लेता है। थोड़ी देर बाद सभी का खाना पीना हुआ। अब बारी थी श्रेया की विदाई की। श्रेया अपनी मम्मा के गले लगकर रो रही थी, वही अधीर चुपचाप खड़ा होकर उसे देख रहा था। ऐसे ही रूही अपने पापा रूही और राहुल के गले लगकर रो रही थी। थोड़ी देर बाद श्रेया को अधीर की गाड़ी में बैठाकर उसे विदा कर देते हैं। वही बाकी सब भी विदा लेकर होटल से निकल जाते हैं। गाड़ी में श्रेया अभी भी सुबक रही थी लेकिन अधीर को जैसे उसे कोई मतलब ही नहीं था, वो अपने फोन में बिजी था। करीब आधे घंटे बाद अधीर की गाड़ी कपूर मेंशन में रुकती है जो किसी दुल्हन की तरह सजा हुआ था। अधीर गाड़ी से उतरकर घर के गेट पर देखता है कि सभी लोग उनसे पहले ही घर के गेट पर खड़े थे। अधीर के बाहर निकलने पर श्रेया भी धीरे से गाड़ी के बाहर आती है और अधीर के बराबर में खड़ी हो जाती है। दादी दोनों को घर की चौखट पर खड़े होने को बोलती हैं, फिर दोनों की आरती कर श्रेया के सामने चावल से भरे कलश को अपने सीधे पैर से गिराने को बोलती हैं। श्रेया उनकी बात मान वैसा ही करती है। उसके बाद आलते की थाल में पैर डुबो के उस सफ़ेद चादर पर अपने पैरों की छाप छोड़ने को बोलती है। श्रेया भी ऐसा ही करते हुए घर के अंदर आती है। दादी दोनों को सबसे पहले घर के मंदिर में लेकर जाती है। अधीर जो कभी पूजा नहीं करता है लेकिन अपनी दादी के कहने और इसे साथ जाना पड़ा। श्रेया मंदिर में हाथ जोड़ भगवान से अपने नए जीवन के लिए आशीर्वाद लेती है लेकिन अधीर एक्सप्रेशन लेस चेहरे के साथ बस वहाँ चुपचाप खड़ा था। थोड़ी देर में दादी दोनों को एक रूम में लेकर गई जहां एक बड़ी सी तस्वीर में दो लोग खड़े थे। उनमें से एक अधीर के पापा रंजीत कपूर तो दूसरी अधीर की मां रेखा थी जिनकी फोटो पर हार लगा था। दादी श्रेया को दोनों के बारे में बताती है। श्रेया आगे बढ़ उनके सामने रखा दिया जलाकर उनके के सामने हाथ जोड़ती है लेकिन अधीर इस वक्त भी बस चुपचाप खड़ा था। उसे देखकर कोई नहीं बता सकता था कि उसके मन में क्या चल रहा था। थोड़ी देर में दोनों हॉल में आते हैं तो देखते हैं हॉल में इस वक्त सिर्फ राज और नेहा ही खड़े हैं। रोहन आते ही अपने कमरे में चल गए। दादी रोहन को ना देख उसे आवाज देते हुए बोली, रोहन रोहन कहाँ है, आप जल्दी यहाँ आइए। रोहन दादी की आवाज सुन अपने रूम से बाहर आता है। रोहन, दादी आपने बुलाया? जानकी जी, हाँ हमने देखा आप श्रेया से शादी में भी नहीं मिले, अब आप घर आते ही अपने कमरे में चले गए, इधर आओ। रोहन दादी की बात सुन एक नज़र अधीर को देख दादी के पास जाता है। दादी श्रेया को राज की तरफ इशारा करते हुए बोली, श्रेया ये राज अधीर के बचपन का दोस्त और ये इसकी पत्नी नेहा। राज और नेहा श्रेया को हेलो बोलते हैं। श्रेया भी स्माइल करते हुए हेलो करती है। उसके बाद दादी रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तुम्हारे पति का छोटा भाई यानी तुम्हारा देवर रोहन। श्रेया रोहन की तरफ देखी है तो रोहन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया ना करने पर बस अपना सर हिला देती है। श्रेया को रोहन का बिहेव कुछ अगल लगा लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद दादी श्रेया को नेहा के साथ अधीर के रूम में भेज देती है। वही अधीर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। थोड़ा सा प्यार करूंगा। उसके बाद दादी रोहन की तरफ इशारा करते हुए बोली, ये तुम्हारे पति का छोटा भाई यानी तुम्हारा देवर रोहन। श्रेया रोहन की तरफ देखी है तो रोहन की तरफ से कोई प्रतिक्रिया न करने पर बस अपना सर हिला देती है। श्रेया को रोहन का बिहेव कुछ अगल लगा लेकिन उसे किसी से कुछ नहीं कहा। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद दादी श्रेया को नेहा के साथ अधीर के रूम में भेज देती है। वही अधीर अपने स्टडी रूम में चला जाता है। आगे नेहा श्रेया को अधीर के रूम के बाहर छोड़कर उसे अंदर जाने को बोल देती है क्योंकि अधीर के कमरे में जाने की परमिशन किसी को नहीं थी। श्रेया डोर खोलकर कमरे में जाती है तो देखती है वो कमरा काफी बड़ा और काफी सुंदर था। कमरे के बीचों बीच एक बड़ा सा राउंड शेप बेड रखा था। कमरे में काफी एंटीक और महंगी चीजों से सजाया गया था। श्रेया पूरे कमरे को गौर से देखने के बाद जाकर बेड पर बैठ जाती है। दूसरी तरफ अधीर अपने स्टडी रूम में बैठा था। उसके सामने राज भी बैठा ड्रिंक कर रहा था। राज अधीर को देखकर बोला, बहुत रात हो गई, मेरे ख्याल से अब तुझे भाभी के पास जाना चाहिए, वो तेरा वेट कर रही होंगी। अधीर उसकी बात सुन अपना सर हिलाते हुए स्टडी रूम से अपने रूम की तरफ चला जाता है। वही राज और नेहा भी आज कपूर मेंशन में रुके थे। राज भी उठकर अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि नेहा बेड पर लेटी सो रही थी। उसके देख राज के चेहरे पर स्माइल आ गई। वो डोर लॉक करके नेहा के पास बेड पर लेटा गया और उसे प्यार से देखते हुए उसके गालों को सहलाने लगा। नेहा जो थोड़ी देर पहले ही बेड पर लेटी थी, किसी के चुने पर उसकी आंखें खुल गई और अपने सामने राज को देख वो मुंह बनाते हुए बोली, राज क्या है, सो जाओ, मुझे बहुत नींद आ रही है।
लेकिन राज उसे तो जैसे कुछ सुनाई ही नहीं दिया। वो नेहा की तरफ झुकते हुए हल्के से उसके होठों को अपने होठों से छूकर उसे किस करने लगता है। अचानक उसके ऐसे करने पर नेहा उसे खुद से दूर करने की कोशिश करती है, लेकिन राज उसके हाथों को पकड़कर अपने गले में डाल लेता है। थोड़ी देर स्ट्रगल करने के बाद नेहा भी उसकी किस में इन्वॉल्व हो जाती है, जिसे राज की सॉफ्ट किस पैशनेट किस में बदल जाती है। थोड़ी देर बाद राज नेहा के ऊपर से उठाते हुए अपनी शर्ट के बटन खोलकर अपनी शर्ट को साइड में फेंक देता है। उसे ऐसा करते देख नेहा, जिसका चेहरा किस की वजह से लाल पड़ चुका था, वो धीरे से बोली, राज प्लीज आज नहीं ना, आज मैं काफी थकी हुई हूँ। नो बेबी आज नहीं प्लीज, बस थोड़ी देर प्यार करूंगा, प्लीज मान जाओ ना। राज नेहा के नाइट शूट को खोलते हुए बोला। नेहा राज की तरफ देखती है, जिसकी आंखों में आज उसके लिए अलग ही नशा दिख रहा था, जिसे देख नेहा आगे कुछ नहीं बोली और राज को उसके मन की करने देती है। राज वापस नेहा के ऊपर आते हुए उसे किस करने लगा। राज ने अब नेहा के सारे कपड़े उतार दिए और दोनों के ऊपर एक ब्लैंकेट डाल लिया। राज नेहा को किस करते हुए अपने बॉक्सर को भी उतार देता है, जिसकी वजह से नेहा राज की हार्ड बॉडी को अपनी सॉफ्ट बॉडी पर फिल कर पा रही थी, जिसकी वजह से नेहा का चेहरा शर्म से लाल पड़ने लगा और सांस तेज हो गई। राज उसे ऐसे देख उसे किस करना रोककर उसे छेड़ते हुए बोला, बेबी तुम तो ऐसी शर्मा रही हो जैसे हम ये सब आज पहली बार कर रहे हैं। विंकिंग फेस, यू नो ना कि हमारी शादी की 2 महीने हो गए हैं और हमने ये सब बहुत बार अलग अलग तरीकों से किया है, जिसकी वजह से तुम्हें इन सब में बहुत अच्छा एक्सपीरियंस हुआ है। राज नेहा की तरफ अपनी एक आंख बिंक करते हुए बोला। राज की बात सुन नेहा उसे गुस्से में घूरते हुए बोली, शट अप। राज उसको चिढ़ता देख हंसते हुए उसे वापस किस करने लगा। थोड़ी देर में राज नेहा की आंखों में देखता है, जो उसी की तरफ देख रही थी। आई लव यू राज नेहा की आंखों में देखते हुए बोला। नेहा भी अब उसके गले में अपनी बाहों का हार डालते हुए प्यार से बोली, लव यू टू। इतना बोल नेहा ऊपर उठाते हुए राज के होठों को किस करने लगी। राज नेहा को किस करते हुए धीरे से नेहा को बॉडी में एंटर करता है, जिसकी वजह से नेहा के नाखून राज के कंधे में धंसा जाते हैं। थोड़ी देर ऐसे ही रहने के बाद राज अपनी बॉडी को मूवमेंट करने लगा, जिसकी वजह से नेहा आंखें भरने लगी। राज और नेहा अपनी दुनिया में खो गए। वहीं दूसरी तरफ अधीर के रूम में अधीर जब कमरे में आया तब रात के 12 बज गए थे। अधीर जब अपने कमरे आया, जो सामने का नज़ारा देख उसकी बोएं आपस में मिल गई, क्योंकि सामने श्रेया अधीर के बेड पर उसका इंतजार करते करते ही सो गई थी। अधीर रूम में आया और बेड के पास खड़ा खड़ा होकर थोड़ी तेज आवाज में बोला, उठो। श्रेया जो अभी थोड़ी देर पहले ही सोई थी, किसी की तेज आवाज सुन वो अचानक से हड़बड़ा के उठकर बैठ गई। जब उसने अपनी नींद से भरी आंखों से सामने अधीर को खड़े देखा तो उसकी तो नींद जैसे हवा हो गई। वो जल्दी से सही से उठकर बैठ गई। अधीर अब भी वैसे ही खड़े होकर अपनी कठोर मगर धीमी आवाज में बोला, मुझे पसंद नहीं कि कोई मेरी मर्जी के बगैर मेरे रूम में आकर मेरे बेड पर बैठे या सोए। अधीर की ऐसी बात सुन श्रेया उसकी तरफ देखती है, लेकिन वो अब भी इमोशनलेस चेहरे के साथ खड़ा था। श्रेया जल्दी से बेड से उठकर बेड के पास खड़ी हो गई। अधीर उसे देख अपनी एक उंगली से रूम में पड़े सोफे की तरफ इशारा करते हुए बोला, तुम वहां पर सोगी। श्रेया अधीर के इतने बोलते ही अपना सर उठाकर अधीर को देखती है, लेकिन अधीर उसके सामने से साइड जाकर कबर्ड से एक ब्लैंकेट निकालकर श्रेया को देता है और उसे देखे बगैर बाथरूम में चला जाता है। बेचारी श्रेया बस उसे जाते देखती रह गई। कहाँ वो अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करने की सोच रही थी, लेकिन यहाँ तो कुछ और ही हो रहा था। श्रेया चुपचाप सोफे के पास जाकर ब्लैंकेट को उस पर रखती है और अपनी ज्वेलरी निकालकर ड्रेसिंग टेबल पर रख देती है। उसने पूरे कमरे में अपनी नजरें घुमाई तो उसे अपना सामान कहीं नहीं दिखा। वो एक गहरी सांस छोड़ते हुए सोफे पर लेट जाती है और सोने की कोशिश करने लगती है। थोड़ी देर में अधीर बाथरूम से बाहर आता है। उसने इस वक्त अपने कंफर्टेबल कपड़े पहने थे। वो रूम में आकर एक नज़र श्रेया को देखता है, जो सोफे पर किसी छोटे बच्चे की तरह लेटकर सोने की कोशिश करती। अधीर उसे इग्नोर कर बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन सोफा सामने होने की वजह से उसकी नज़र सीधी श्रेया पर जा रही थी। श्रेया को सोफे पर सोते देख ना जाने क्यों अधीर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो बेड पर अपने पेट के बल लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अधीर अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे अपने बेड से एक अलग खुशबू आ रही थी। अधीर उठकर बैठ गया तो उसकी नज़र सामने सोती श्रेया पर गई। वो समझ गया कि ये नई खुशबू श्रेया की है। अधीर अपना सर हिलाते हुए बेड से उठा और ड्रेसिंग से अपना परफ्यूम उठा के अपने बेड पर स्प्रे करता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस श्रेया की फ्रेग्रेंस आ रही थी, लेकिन ज़्यादा थके होने की वजह से अधीर अब ऐसे ही सो गया। दोस्तों कमेंट में ज़रूर बताना आपको मेरा ये चैप्टर कैसा लगा। लाइव कमेंट दोस्तों। अधीर ने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है।
अधीर उसे इग्नोर कर बेड पर जाकर लेट जाता है, लेकिन सोफा सामने होने की वजह से उसकी नज़र सीधी श्रेया पर जा रही थी। श्रेया को सोफे पर सोते देखना जाने क्यों अधीर को अच्छा नहीं लगा, जिसकी वजह से वो बेड पर अपने पेट के बल लेटकर सोने की कोशिश करने लगा। अधीर अपने बेड पर लेटा ही था कि उसे अपने बेड से एक अलग खुशबू आ रही थी। अधीर उठकर बैठ गया तो उसकी नज़र सामने सोती श्रेया पर गई। वो समझ गया कि ये नई खुशबू श्रेया की है। अधीर अपना सर हिलाते हुए बेड से उठा और ड्रेसिंग से अपना परफ्यूम उठा के अपने बेड पर स्प्रे करता है। उसके बाद बेड पर लेट जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद उसे वापस श्रेया की फ्रेग्रेंस आ रही थी, लेकिन ज़्यादा थके होने की वजह से अधीर अब ऐसे ही सो गया। आगे अगली सुबह अधीर के कमरे में श्रेया अभी तक घोड़े बेचकर सोफे पर सो रही थी कि जब ही किसी ने रूम के डोर पर नोक किया। श्रेया पहले उसे इग्नोर करती है, लेकिन डोर पर बार बार नोक होने की वजह से श्रेया छिड़कर उठती है और खुद से बोलती है, हद है यार, कोई चैन से सोने भी नहीं देता। इतना बोलकर श्रेया डोर खोलने को जाती है। श्रेया ने अभी अपना हाथ उठाकर डोर खोलना ही चाहा था कि किसी ने अचानक से उसे उसकी कमर से पकड़कर डोर की साइड दीवार से सटा दिया। अचानक हुई हरकत से श्रेया चिल्लाने की हुई कि किसी ने उसके मुंह को अपने हाथ से दबा के बंद कर दिया। श्रेया ने डरते हुए जब अपनी नजरें सामने की तो ये अधीर था, जिसने उसे एकदम से पीछे से पकड़ लिया था। अधीर इस वक्त श्रेया के काफी करीब खड़ा उसे ही घूर रहा था। अधीर को अपने सामने देख श्रेया थोड़ी रिलैक्स हुई, लेकिन अधीर को अपने इतने करीब देख उसे अपनी बॉडी में एक सनसनी सी पैदा होते हुए महसूस हुई। अधीर धीरे से अपना हाथ उसके मुंह से उठाते हुए बोला, क्या तुम सबको ये बताना चाहती हो कि कल रात हम दोनों अलग अलग सोए थे? श्रेया अधीर की बात सुन उसकी बात का जवाब नहीं दे पा रही थी, क्योंकि एक तो अधीर अभी भी उसके एकदम पास खड़ा था, जिसकी वजह से अधीर की सांसें उसे अपने चेहरे पर फील हो रही थी। दूसरा, अधीर का एक हाथ अब भी श्रेया की खुली हुई कमर पर था, क्योंकि श्रेया अभी तक लहंगे में थी, जिसकी वजह से अधीर के हाथों की गर्माहट अपनी कमर पर महसूस हो रही थी। श्रेया को कुछ न बोलता देख अधीर उसे देखता है तो पाता है कि वो इस वक्त श्रेया के काफी करीब खड़ा है। ये महसूस होते ही वो जल्दी से श्रेया से दूर हट जाता है। वो अपना चेहरा दूसरी तरफ करते हुए बोला, बोलो। श्रेया वापस उसके बोलने पर बस अपना सरना में हिला देती है। तो फिर यू डोर खोलने का क्या मतलब है? अधीर वापस बोला। इस पर श्रेया सर उठाकर अधीर को देखती है, जैसे उसे पूछना चाहती हो कि डोर खोलने पर किसी को कैसे पता चलेगा कि वो दोनों कल अलग अलग सोए थे। अधीर उसको अपनी तरफ ऐसे देखने पर समझ गया कि वो क्या पूछना चाहती है। वो सोफे पर पड़े ब्लैंकेट की तरफ इशारा करते हुए बोला, जाकर पहले उसे उठाकर अंदर रखो। श्रेया को अब समझ आया कि अधीर ने उसे डोर खोलने से क्यों रोका, क्योंकि डोर खोलने पर बाहर खड़े इंसान की नज़र सीधी सोफे पर पड़ती। श्रेया जल्दी से अधीर की साइड से निकलकर ब्लैंकेट को उठाकर उसी कबर्ड में रख देती है जहां से कल उसे अधीर ने दिया था। उसके ब्लैंकेट रखने के बाद अधीर ने डोर ओपन किया तो सामने एक सर्वेंट सर झुकाए अपने हाथ में एक थाल लेकर खड़ी थी। डोर खुलने पर वो अधीर को विश करते हुए बोली, गुड मॉर्निंग सर। वो बड़ी मेम ने मेम के लिए ये सामान भेजा है और उन्हें तैयार होकर नीचे आने को बोले। अधीर उसकी बात सुन गेट से हट जाता है। वो सर्वेंट अंदर आकर थाल को सोफे के पास पड़े टेबल पर रखकर श्रेया को भी गुड मॉर्निंग विश करते हुए रूम से निकल जाती है। अधीर भी अपनी जिम के लिए चला जाता है। श्रेया उस थाल के पास जाकर देखती है तो उसने एक रेड कलर की बहुत सुंदर साड़ी और कुछ ज्वेलरी और चिड़िया रखी हुई थी। श्रेया उन्हें देख खुश होकर उछलते हुए बोली, वाओ, ये कितनी प्यारी साड़ी है। श्रेया अभी ये बोल ही रही थी कि उसे अपनी कमर में अचानक दर्द हुआ। पूरी रात सोफे पर एक करवट सोने से उसकी कमर में दर्द हो रहा था। श्रेया दर्द को इग्नोर कर सामान को लेकर बाथरूम में चली जाती है और थोड़ी देर में तैयार होकर बाहर आती है। श्रेया ने इस वक्त वही रेड साड़ी पहनी थी जिसके उसका दूध सा गोरा बदन गजब ढा रहा था। श्रेया के बाल इस वक्त गीले थे जिनके से पानी टपक रहा था। वो जल्दी से रूम में आकार ड्रेसिंग के पास आकर अपनी मांग में सिंदूर भरती है और अपने हाथों में रेड चूड़ियां पहनती है। गले में अधीर का पहनाया हुआ सुंदर सा मंगलसूत्र। वो अभी इतनी प्यारी और सुंदर लग रही थी कि अगर कोई उसे इस वक्त देख ले तो मंत्र मुक्त होकर बस उसे अपने आगोश में लेने की सोचे। श्रेया अभी तैयार हो ही रही थी कि अधीर अपनी जिम से वापस रूम में आया और आते के साथ ही उसके कदम वही गेट पर रुक गए। उसकी नज़र सामने खड़ी श्रेया पर पड़ी, जो इस वक्त अपने सारे बाल एक तरफ करके सूखा रही थी। साड़ी का ब्लाउज बैकलेस होने की वजह से उसकी गोरी सफ़ेद पीठ इस वक्त अधीर के एकदम सामने थी, जिसकी वजह से अधीर के बढ़ते कदम गेट पर ही रुक गए। उसकी नज़र सीधी श्रेया की पीठ पर ठहर गई। अधीर की नज़रें श्वेता की पीठ से होते हुए उसकी साड़ी से झांकती हुई पतली गोरी कमर पर पड़ी। उसकी तो जैसे अब हालत ही खराब होने लगी थी। अधीर श्रेया को अपने सामने ऐसे देख एक पल को अपना गला सूखता हुआ महसूस हुआ। अपना गाला तार करते हुए अधीर जल्दी से उसे अपनी नज़रें फेर लेता है।
वो अपना गाला साफ करते हुए रूम में आता है, जिसे श्रेया अधीर की तरफ पलटती है तो एक पल तो श्रेया उसे अपनी नज़रें हटाना ही भूल जाती है। अधीर इस वक्त जिम से वापस आया था, जिसकी वजह से उसकी टी शर्ट पसीने से भीगी हुई एकदम उसकी बॉडी से चिपकी हुई थी, जिसकी वजह से अधीर की परफेक्ट बॉडी श्रेया को दिख रही थी। अधीर रूम में आकर जल्दी से बाथरूम में जाता है। वहीं डोर बंद होने की आवाज़ से श्रेया अपने सेंस में आती है और खुद को एक चपत लगाते हुए जल्दी से तैयार होकर रूम से बाहर निकल जाती है। श्रेया जल्दी से नीचे आती है तो देखती है हॉल में जानकी जी बैठी सुबह की चाय की चुस्की ले रही थी। श्रेया उनके पास जाकर सबसे पहले उनके पैर छूती है, जिसपे दादी उसे सदा सुहागन रहने का आशीर्वाद देती है। दादी श्रेया को ऊपर से नीचे तक देखती है। आज श्रेया एकदम नई नवेली बहू लग रही थी। दादी प्यार से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोली, आप एकदम हमारी रेखा की तरह लग रही हो। श्रेया उनकी बात सुन स्माइल कर देती है। फिर दादी उसे बताती है कि आज उसकी पहले रसोई की रस्म है। उसके बाद उसकी मुंह दिखाई वो श्रेया को आज कुछ मीठा बनाने को बोलती है और उसे किचन तक छोड़ के एक सर्वेंट को उसके पास छोड़ती है ताकि श्रेया को सामान ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो। करीब 1 घंटे बाद सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे थे। अधीर हेड चेयर पर बैठा हुआ था। दादी के बहुत मनाने पर आज रोहन भी उनके साथ बैठकर ब्रेकफास्ट कर रहा था। नेहा और राज भी वही थे। थोड़ी देर में श्रेया अपने हाथों में एक बड़ी सी ट्रे लेकर आती है, जिसके सभी के लिए कटोरियों में खीर थी। श्रेया सभी को एक एक करके खीर सर्व करती है और वही साइड में खड़ी हो जाती है। खीर को देखते ही नेहा श्रेया को छेड़ते हुए बोली, अरे वाह श्रेया, खीर तो अधीर की फेवरेट है। तुम्हें कैसे पता चला? कहीं कल रात अधीर ने तुम्हारे साथ कुछ कुछ करने की जगह अपनी पसंद नापसंद गिनवाने में ही तो नहीं निकाल दी? वैसे तुम्हें देखकर लग तो नहीं रहा जिस तरह तुम बार बार अपनी कमर को सहला रही हो। लगता है अधीर ने कल रात तुम्हें बहुत परेशान किया है, नहीं? विंकिंग फेस, टंग आउट टंग आउट। नेहा की बात सुन अधीर चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं आई। वही श्रेया की तो रंगत ही बदल गई। उसके चेहरे से लेकर कान तक शर्म की वजह से लाल पड़ने लगे थे। उसने शर्म से अपना चेहरा नीचे झुका लिया ताकि उसके चेहरे की रंगत को कोई देख ना सकते। लेकिन नेहा वो तो आज श्रेया को छेड़ने के फुल मूड में थी। वो अपने हाथों पर अपना चेहरा टिकाते हुए बोली, उफ़, तुम्हारा ये सरमाना कल की सारी दस्ता बता रहा है। नेहा इतना बोल हंसने लगी। वही उसकी बातें सुन राज और दादी भी हंस रहे थे। वही रोहन बस संत सा बैठा था। दादी श्रेया की तरफ देखते हुए नेहा को डटाते हुए बोली, अरे बस भी करो, अब मेरी बहू को छेड़ना देखो कैसे इसका चेहरा लाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुमने उसे थोड़ा और छेड़ा तो बेचारी का चेहरा शर्म की लाली से ही फट जाएगा। दादी हंसते हुए बोली। नेहा भी उनकी बात सुन हंस देती। दादी श्रेया को भी ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो श्रेया बाद में करूंगी बोलकर वहीं खड़ी रहेगी। है तुम्हारा ही पति है, रूम में घूर लेना। दादी श्रेया की तरफ देखते हुए नेहा को डटाते हुए बोली, अरे बस भी करो, अब मेरी बहू को छेड़ना देखो कैसे इसका चेहरा लाल पड़ गया है। ऐसा लग रहा है जैसे अब तुमने उसे थोड़ा और छेड़ा तो बेचारी का चेहरा शर्म की लाली से ही फट जाएगा। दादी हंसते हुए बोली। नेहा भी उनकी बात सुन हंस देती। दादी श्रेया को भी ब्रेकफास्ट के लिए बोलती है तो श्रेया बाद में करूंगी बोलकर वहीं खड़ी रहेगी। है आगे अब सभी लोगों ने खीर की कटोरी से एक एक बाइट खाए। अधीर के खीर खाते ही उसकी नजरें अनयाही श्रेया पर चली गई। ऐसा ही कुछ रिएक्शन रोहन का भी था। वो दोनों अभी कुछ बोलते उससे पहले ही दादी बोली, वाह श्रेया बेटा, खीर तो बहुत टेस्टी बनी है, बिल्कुल वैसे जैसी मेरी रेखा बहू बनाया करती थी। खीर की तारीफ सुन कहा श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ गई तो वही रेखा जी का जिक्र होते ही अधीर और रोहन के एक्सप्रेशन बदल गए। रोहन रेखा जी का नाम सुनते ही अपनी खीर की कटोरी नीचे रखते हुए खड़ा होता हुए बिना किसी की तरफ देखे तेज कदमों से डाइनिंग टेबल से बाहर की तरफ चला गया। रोहन को ऐसे जाते देख अधीर भी अपनी कटोरी नीचे रख देता है तो वही दादी की आंखें थोड़ी नम हो जाती हैं। रोहन के ऐसे उठकर जाने पर राज और नेहा भी चुप हो जाते हैं। माहौल को अचानक गंभीर होते देख दादी खुद को नॉर्मल करते हुए बोली, शायद कोई जरूरी काम याद आ गया होगा इसलिए चला गया। तुम सभी अपना अपना ब्रेकफास्ट खत्म करो। दादी की बात सुन सभी वापस चुपचाप खाने लगे तो वही रोहन को अचानक ऐसे जाने पर श्रेया बस उसे देखते रह गई। पता नहीं क्यों लेकिन उसे रोहन का बेहद बहुत अजीब लगता था। रोहन के जाने के बाद अधीर भी थोड़ा बहुत खाता है और जरूरी काम बोलकर घर से निकल जाता है। उसके थोड़ी देर बाद राज और नेहा भी हॉस्पिटल चले जाते हैं। नेहा और राज पेशे से दोनों बहुत बड़े डॉक्टर थे। सबके ब्रेकफास्ट के थोड़ी देर बाद दादी ने श्रेया को तैयार होने को बोला क्योंकि आज उसकी मुंह दिखाई थी। थोड़ी देर में कुछ अमीर घराने की औरतें अधीर के घर आती हैं और मुंह दिखाई की रस्म के बाद सभी चली जाती हैं। दादी रूही को अपने कमरे में बुलाती है और उसकी पहली रसोई की रस्म पर उसे कपूर खाना दान का खानदानी हार देती है जो काफी एंटीक और महंगा था। श्रेया उसे लेकर अपने कमरे में आराम करने चली जाती है क्योंकि शाम को दोनों की शादी की खुशी में एक छोटी सी पार्टी थी।
शाम के 7 बजे पार्टी के लिए घर के गार्डन को तैयार किया गया था। अधीर भी आज जल्दी ऑफिस से आ गया और तैयार होने अपने रूम में चला गया। श्रेया को तैयार करने के लिए मेकअप आर्टिस्ट आई थी जो श्रेया को दूसरे रूम में तैयार कर रही थी। मेहमानों का आना शुरू हो गया था जिनका स्वागत जानकी जी और राज दोनों मिलकर कर रहे थे। रोहन भी गार्डन में मौजूद था। उसने भी आज वॉच शूट पहना था जिसने वो गजब लग रहा था। श्रेय के पेरेंट्स और उसके दोनों दोस्त भी आ गए। थोड़ी देर में अधीर शान से गार्डन में आता हुआ दिखा। अधीर ने इस वक्त ब्लैक टैक्सिको सूट, पैरों में हैंडमेड शूज, एक हाथ में महंगी रिस्ट वॉच पहने हुआ था। आज भी उसके चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। अधीर की पर्सनैलिटी इस वक्त इतनी चार्मिंग लग रही थी कि लड़कियां उसे देख रही भर रही थी। अधीर को देखकर कोई बता ही नहीं सकता था कि अधीर की एज 28 है। वो देखने पर 24 या 25 साल का ही लगता था। अधीर आकर अपने बिजनेस रिलेटेड लोगों से मिलने लगा और उनसे बातें करने लगा। थोड़ी देर बाद गार्डन में एक सॉफ्ट म्यूजिक प्ले हुआ। उसी के साथ श्रेया धीरे से चल के गार्डन में आई। उसे देख कर पार्टी में आए जितने भी लड़के थे उनकी तो नजरें श्रेया से हटने का नाम ही नहीं ले रही थी। श्रेया ने इस वक्त स्काई कलर के गाउन पहना हुआ था, गले में डायमंड का शेड, कानों में डायमंड के छोटे छोटे ईयर रिंग, उसने बालों के मेसी बन बनाया हुआ था, वही होठों और रेड लिपस्टिक और चेहरे पर थोड़ा थोड़ा मेकअप। श्रेया इस वक्त किसी परी से कम नहीं लग रही थी। अधीर जो किसी से बात करने में बिजी थी, अचानक उसकी नज़र श्रेया पर पड़ी तो एक पल को तो वो भी अपनी नज़रें श्रेया से हटाने ही भूल गया। आखिर वो आज इतनी प्यारी और सुंदर जो लग रही थी। अधीर के पास खड़ा राज उसके कान के पास जाकर धीरे से बोला, जाकर भाभी को लेकर आ। राज की बात सुन अधीर उसे देखता है तो राज उसे जाने का इशारा करता है। अधीर एक नज़र सभी को देखता है, उसके बाद श्रेया को जो चुपचाप खड़ी थी। अधीर एक गहरी सांस छोड़ते हुए श्रेया की तरफ जाता है। वही अपनी तरफ आते अधीर को देखकर श्रेया की नज़रें अधीर पर ही टिक गई। वो अधीर को देखने में इतना खो गई कि अधीर कब उसके पास आकर उसके सामने अपना हाथ बढ़ता है, लेकिन उसे कुछ होश ही नहीं था कि अधीर उसके सामने खड़ा उसके हाथ देने का वेट कर रहा है। श्रेया को अधीर की तरफ हाथ बढ़ता ना देख नेहा जल्दी से जाकर उसे थोड़ा हिलाने हुए बोली, श्रेया तुम्हारा ही पति है, उसे पार्टी के बाद आराम से रूम में घूर लेना। नेहा की ये बात सुन श्रेया बड़बड़ाते हुए अपना हाथ अधीर के हाथ पर रखती है, जिसपे सभी लोग स्माइल करने लगते हैं। श्रेया इसकी वजह से थोड़ा सा ब्लश करने लगी, जिससे उसके चेहरे की रंगत हल्की हल्की गुलाबी हो गई। अधीर श्रेया को अपने साथ स्टेज पर लेकर जाता है और दोनों वहां खड़े हो जाते हैं। थोड़ी देर में मेहमान अधीर और श्रेया को शादी की बधाई देने जाते हैं। उन सभी मेहमानों में एक शख्स जिसके हाथों में ड्रिंक थी, वो जब से श्रेया गार्डन में आई थी उसकी नज़रें उसे उठ ही नहीं रही थी। वो शख्स अपनी ड्रिंक खत्म करने के बाद स्टेज की तरफ गया और स्टेज पर जाकर अधीर की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर, आखिर आपने शादी कर ही ली, वो भी खुद से, इतनी छोटी लड़की से। वो हंसते हुए बोला। अधीर सामने देखता है वो एक ठीक ठाक दिखने वाला इंसान जो अधीर की ही एज का था। अधीर उसे देख अपना हाथ उसे मिलाते हुए बोला, थैंक्स मिस्टर भल्ला। वो शख्स विक्रम भल्ला था, पेशे से बिजनेसमैन, लेकिन लड़कियों के मामले में उतना ही कैरेक्टरलेस। उसके लिए लड़कियां सिर्फ अपनी ज़रूरत पूरी करने का जरिया था, लेकिन वो कॉलेज टाइम से अधीर के ग्रुप में था। विक्रम श्रेया की तरफ हाथ बढ़ाते हुए बोला, कांग्रेचुलेसन मिस्टर कपूर। श्रेया उसे हाथ मिलाती है तो विक्रम उसके हाथ को अपने अंगूठे से सहलाता है, जिसपे श्रेया को बहुत अजीब फीलिंग आई और उसने अपना हाथ जल्दी से वापस खींच लिया। विक्रम उसे देख मुस्कुराया और बोला, आपसे जल्द ही जल्दी मुलाकात होगी मिसेस कपूर। इतना बोलकर विक्रम वहां से चला जाता है। श्रेया से मिलने उसकी फैमिली भी स्टेज पर आती है। श्रेया सभी से मिल बहुत खुश होती है। थोड़ी ही देर में पार्टी अपने चरम पर थी। सभी गेस्ट अब वापस जाने लगे। थोड़ी देर में पार्टी खत्म हुई और श्रेया की फैमिली उसे मिलकर वापस अपने घर चले गए। श्रेया भी आज बहुत थक गई थी, जिसकी वजह से जानकी जी श्रेया को नेहा के साथ घर के अंदर भेज देती हैं। वही अधीर अभी भी कुछ लोगों के साथ खड़ा बात कर रहा था। रात के करीब 12 बजे अधीर रूम में आया तो उसने देखा श्रेया सामने सोफे पर सिकुड़कर किसी छोटे बच्चे की तरह सो रही थी। अधीर रूम में आकर बाथरूम की तरफ जाता है, लेकिन उसके कदम बीच में रुक गए। वो वापस रूही की तरफ गया और उसका नीचे पड़ा ब्लैंकेट उसे वापस ओढ़ा देता है। अधीर की नज़र अब श्रेया के चेहरे पर रुक गई। सोते हुए श्रेया किसी मासूम बच्चे की तरह लग रही थी। वो दुनिया भर की मासूमियत अपने चेहरे पर ओढ़ के सो रही थी। सोने की वजह से श्रेया के होठों का पाउट बना हुआ था, जिसकी वजह से वो इस वक्त बहुत प्यारा लग रहा था। अधीर की नज़रें उसके चेहरे से होते हुए उसके नेचुरल रेड लिप्स पर पड़ी तो उसकी नज़रें वहीं ठहर गई। काफ़ी देर उसे देख अधीर का दिल उसे किस करने को हुआ। अधीर अपना गला सूखता हुआ महसूस कर धीरे से उसके होठों की तरफ झुकता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। वो एक नज़र उसे देख जल्दी से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है।
थोड़ी ही देर में अधीर अपने कपड़े बदल कर रूम में वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और एक नज़र श्रेया को देख वो पलटकर अपने पेट के बल लेट के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में वो सो जाता है। अधीर की जान अक्की जिप में। अधीर की नज़रें उसके नेचुरल रेड लिप्स पर पड़ी तो उसकी नज़रें वही ठहर गई। काफ़ी देर उसे देख अधीर का दिल उसे किस करने को हुआ। अधीर अपना गला सूखता हुआ महसूस कर धीरे से उसकी तरफ झुकता है, लेकिन अचानक से वो रुक जाता है। वो एक नज़र उसे देख जल्दी से खड़ा होकर बाथरूम में चला जाता है। थोड़ी ही देर में अधीर अपने कपड़े बदल कर रूम में वापस आकर अपने बेड पर लेट जाता है और एक नज़र श्रेया को देख वो पलटकर अपने पेट के बल लेट के सोने की कोशिश करने लगा। थोड़ी देर में वो भी सो जाता है। आगे अगली सुबह अधीर अपने डेली रूटीन के हिसाब से जल्दी उठ जाता है। वो उठाकर सामने देखता है तो अनाए ही उसके चेहरे पर छोटी सी स्माइल आ जाती है, क्योंकि सामने श्रेया ब्लैंकेट में लिपटी फर्श पर पड़ी थी। वो ब्लैंकेट में किसी बिल्ली के बच्चे की तरह सिकुड़ कर सो रही थी। वो इस वक्त बहुत ही प्यारी लग रही थी, जिसके चलते अधीर के चेहरे पर मुस्कान आ गई। वो बेड से उठा और चलकर श्रेया के पास गया। अधीर श्रेया के पास अपने पैरों पर बैठकर कुछ देर उसे निहारता है, फिर अपना सर हिलाते हुए धीरे से संभल कर श्रेया को फर्श से उठाकर अपनी बाहों में ले लेता है। श्रेया उसके बाहों में उठाने पर थोड़ा कसमसाई और अपना चेहरा अधीर के सीने में छुपाकर वापस सो जाती है। वही अधीर उसके ऐसे करने पर एकदम से जम जाता है, क्योंकि श्रेया की गर्म सांसें उसे अपने सीने पर फील हो रही थी, जिससे अब वो अनकंफर्टेबल हो रहा था। वो जल्दी से आगे बढ़ते हुए श्रेया को वापस सोफे पर ना सुलाकर बेड की तरफ बढ़ा। उसने श्रेया को बहुत आराम से बेड पर लेटाया, जिसकी वजह से वो श्रेया के ऊपर थोड़ा झुका गया। अधीर की नज़र वापस श्रेया के छोटे से चेहरे से होते हुए उसके लिप्स पर पड़ी। काफी देर उसके होठों को देखने के बाद अधीर अपनी नज़रें उसके चेहरे पर टिकाता है। आज वो श्रेया को पहली बार इतने गौर से देख रहा था। उसका वो बेबी फेस, हिरनी जैसी बंद आंखों पर घनी पलके, नेचुरल रेड लिप्स और उसके चुभी चिक्कस, सच में श्रेया बला की खूबसूरत थी। अधीर उसे गौर से देख ही रहा था कि उसकी नज़र घूम फिर कर वापस श्रेया के लिप्स पर जाकर ठहर गई। सोने की वजह से उसके होठों का पाउट बना हुआ था, जिसने वो बहुत प्यारी और एट्रैक्टिव लग रही थी। अधीर अने ही श्रेया के होठों की तरफ बढ़ जाता है। अधीर के होठ श्रेया के होठों को चुने ही वाले थे। अचानक किसी ने डोर नॉक किया, जिसे अधीर का ध्यान तो नहीं टूटा, लेकिन हमारी श्रेया की नींद जरूर टूट जाती है। श्रेया ने जैसे ही अपनी आंखें खोली, अधीर को अपने इतने करीब और अपने ऊपर देख वो एकदम से हड़बड़ा जाती है, जिसकी वजह से वो अधीर को धक्का दे देती है। अधीर जो इसके लिए तैयार नहीं था, वो श्रेया के धक्का देने पर खुद को संभाल नहीं पाता और बेड से नीचे गिर जाता है। वही श्रेया जल्दी से बेड पर बैठते हुए जल्दी से बोली, आप क्या करने की कोशिश कर रहे थे? कहीं आप मेरा नींद में होने का फायदा तो नहीं उठा रहे थे? अधीर जो बेचारे इस वक्त फर्श पर पड़ा अपनी कमर को सहला रहा था, श्रेया की बात सुन जल्दी से खड़ा होते हुए गुस्से से बोला, बेवकूफ लड़की, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे धक्का देने की? एंग्री। वही श्रेया अचानक अधीर को गुस्से देख डर जाती है। वो जल्दी से बेड पर पड़े ब्लैंकेट में खुद को छुपा लेती है। श्रेया को खुद से ऐसे डरते देख अधीर एक गहरी सांस लेकर खुद को शांत करते हुए धीरे से बोला, तुम जैसा समझ रही वो वैसा कुछ नहीं है। तुम सोफे से नीचे गिर गई थी तो मैंने बस तुम्हें उठाकर बेड पर लेटाया था। मैं तुम्हारी ही हेल्प कर रहा था। ऐसे मेरे इतने करीब होकर मुझे किस करने की पोजीशन में आप मेरी कैसी हेल्प कर रहे थे? श्रेया ऐसे ही ब्लैंकेट के अंदर से बोली। श्रेया की बात सुन अधीर के पास वाकई कोई आंसर नहीं था। ये सच था कि वो उसे किस करने वाला था, लेकिन अब वो क्या कहे? अधीर की तरफ से कोई जवाब ना पाकर श्रेया ब्लैंकेट से अपना सर निकालकर उसे घूरते हुए बोली, आपको शर्म नहीं आती किसी लकड़ी का नींद में होने का फायदा उठाते हुए? श्रेया ने इतना ही बोला था कि अधीर को अब बहुत गुस्सा आया, वो इस बात पर कि उसने श्रेया की हेल्प की, क्योंकि दूसरा वो उसे किस करने की सोच भी कैसे सकता है। वही अब श्रेया उसे फालतू की बकवास कर रही थी। अधीर अब एकदम से श्रेया के ब्लैंकेट को खींचकर साइड फेंकता है और गुस्से में श्रेया को पकड़कर बेड पर धकेलते हुए खुद उसके ऊपर झुकते हुए बोला, क्या कहा तुमने? फाइड? अगर तुम भूल गई हो तो तुम्हें याद दिला दूं, बीवी हो तुम मेरी, तुम्हारे करीब आने का तुम्हें चुने का हक है मुझे। और अगर मुझे तुम्हारा फाइड उठाना ही होता तो हमारी पहली रात को ही तुम्हारे साथ में वो सब कुछ कर चुका होता, लेकिन मुझे ना तुम्हें और ना तुम्हारी बॉडी में कोई इंटरेस्ट है, तो आइंदा से मुझसे सोच समझकर कुछ बोलना। अधीर ये सब श्रेया के ऊपर झुके हुए बोला, जिसे वो अने ही श्रेया के काफी करीब चला जाता है। श्रेया उस बेचारी की तो हालत ही खराब हो गई थी एकदम से अधीर के उसके इतने पास आने पर, लेकिन जब उसने उसकी बात सुन तो श्रेया की आंखें हल्की नम हो जाती हैं। वो अपने हाथों को अधीर की चेस्ट पर रख वापस उसे खुद से दूर करने की कोशिश करने लगी, लेकिन अधीर टस से मस नहीं हुआ। वो अभी भी उसके ऊपर झुका उसे ही गुस्से से देख रहा था, लेकिन जब उसकी नज़रें श्रेया की नज़रों से मिली तो जैसे उसका गुस्सा हवा हो गया, क्योंकि श्रेया की आंखों में इस वक्त नमी थी।
अधीर उसकी आंखों में देखते हुए धीरे से उसके पर से उठा और एक नज़र उसे देख जल्दी से रूम के बाहर जिम चला गया। वही श्रेया उसके जाते हैं अपनी आंखें पोंछते हुए उठकर बाथरूम में चली जाती है। थोड़ी देर में श्रेया एक डार्क ग्रीन साड़ी पहनकर तैयार होकर नीचे हॉल में आती है तो पाती है दादी नेहा बैठकर कुछ बातें कर रही थी। उन्हें देख श्रेया अपने चेहरे पर स्माइल लाते हुए उनके पास जाती है और थोड़ी देर उनके पास बैठकर नेहा और श्रेया दोनों ब्रेकफास्ट रेडी करने किचन में चली जाती हैं। श्रेया और नेहा साथ में मिलकर सभी के लिए ब्रेकफास्ट रेडी करती हैं और डाइनिंग टेबल पर लगा देती हैं। थोड़ी देर में दादी और राज दोनों टेबल पर बैठे थे। वहीं रोहन ने अपना ब्रेकफास्ट रूम में ही मंगवा लिया था। अब अकेला अधीर बचा था जिसे बुलाने दादी श्रेया को भेजती हैं। श्रेया अपना सर हिलाते हुए ऊपर कमरे की तरफ जाती है और एकदम से गेट खोलते हुए आनंद जाती है, लेकिन अंदर का नज़ारा देख पलटते हुए चिल्ला देती है आ। रूम साउंड प्रूफ था इसलिए आवाज बाहर नहीं गई। वही रूम में अधीर जो इस वक्त शर्ट लेस होकर बस अपने बॉक्सर में खड़ा अपने कान के नीचे फोन लगाकर किसी से बात कर रहा था और साथ में उसी वक्त अपनी पेंट भी पहन रहा था, लेकिन एकदम से रूही के चिल्लाने पर वो हड़बड़ा गया और उसकी पेंट जो अभी घुटनों तक ही थी वो एकदम हड़बड़ाने की वजह से अधीर का बैलेंस बिगड़ गया और वो मुंह के बल धम की आवाज के साथ नीचे गिर गया। वही अधीर के गिरने पर उसका पीए रोनी जो फोन पर था वो धीरे से बोला, सर क्या आप ठीक हैं और ये आवाज कैसे थी? रोनी की बात सुन अधीर थोड़े गुस्से से बोला, मैं बाद में बात करता हूँ और फोन कट कर देता है। वही श्रेया को जब अधीर के गिरने की आवाज आई वो वापस पलट के देखती तो अधीर जमीन पर पड़ा हुआ था। श्रेया जल्दी से आगे जाकर उसकी उठने में हेल्प करते हुए बोली, आप ठीक है? लेकिन अधीर खड़ा होकर उसका हाथ झटक देता। वही श्रेया अधीर को देख वापस उसे पीट करके खड़ी हो जाती है। अधीर भी अब जल्दी जल्दी अपनी पेंट पहनकर उसकी जीप लगाता है तो उसके मुंह से एकदम से हाँ की चीख निकल जाती है, क्योंकि अधीर का बॉडी पार्ट जिप की चपेट में आ गया जिससे उसे एकदम से दर्द हुआ और वो चीख उठा। वही अधीर के एकदम से चिल्लाने पर श्रेया से पीछ पलट कर देखती है तो अधीर अपने उस पार्ट के हिस्सा पर अपने हाथ रखे आंखें बंद करके चेहरे पर दर्द की लकीर लेकर खड़ा था। श्रेया उसे ऐसे देख तुरंत समझ गई कि अधीर का बॉडी पार्ट जिप में अटक गया है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। श्रेया जल्दी से हरकत में आए और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठ उसके हाथों को वो वहां से हटाकर उसकी जिप को खोलने का ट्राई करने लगी। वही अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपनी बॉडी के उस हिस्सा पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस कर अधीर की तो अब हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो ही गाइस, आपको मेरा चैप्टर कैसा लगा प्लीज लाइक एंड कॉमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। चटेंट रात को ज्यादा परेशान तो नहीं करता। वही अधीर के एकदम से चिल्लाने पर श्रेया एकदम से पीछ पलट कर देखती है तो अधीर अपने उस पार्ट के हिस्सा पर अपने हाथ रखे आंखें बंद करके चेहरे पर दर्द की लकीर लेकर खड़ा था। श्रेया उसे ऐसे देख तुरंत समझ गई कि अधीर का बॉडी पार्ट जिप में अटक गया है जिसकी वजह से उसे दर्द हो रहा है। श्रेया जल्दी से हरकत में आए और जाकर सीधे अधीर के सामने बैठ उसके हाथों को वो वहां से हटाकर उसकी जिप को खोलने का ट्राई करने लगी। वही अचानक से श्रेया को खुद के सामने ऐसे बैठे देख और अपने बॉडी के उस हिस्सा पर श्रेया के हाथों का हल्का हल्का टच महसूस कर अधीर की हालत अब और भी ज्यादा खराब होने लगी थी। वो आगे अधीर श्रेया को हाथों को पकड़कर खुद से दूर करने की कोशिश करता है, लेकिन श्रेया कहाँ मानने वाली थी। वो अधीर के हाथों को दूर हटाते हुए बोली, आप चुपचाप खड़े रहिए। श्रेया वापस उसके पेंट की जिप खोलने की कोशिश करने लगी। वही अधीर उसे उसके कांधों से पकड़ दूर करने की कोशिश कर रहा था। थोड़ी देर में श्रेया ध्यान से अधीर की जीप को खोल देती है जिसपे अधीर का चेहरा थोड़ा रिलैक्स सा हो गया। वो अभी चैन की सांस ले ही पाया था कि उन दोनों के कानों में किसी की आवाज पड़ी, सॉरी आई थिंक मैं गलत टाइम पर आ गई, मैंने कुछ नहीं देखा। यू गाइज कैरी ऑन। ये नेहा थी जो श्रेया और अधीर के काफी देर तक नीचे ना अपने पर उन दोनों को बुलाने आई थी और आते के साथ ही एक झटके में डोर ओपन करते हुए रूम में घुस गई। लेकिन रूम का नजारा देख वो तेजी से पलटते हुए एकदम से बोली, क्योंकि श्रेया की पीठ इस वक्त डोर की तरफ थी और अधीर का फेस डोर की तरफ था। श्रेया इस वक्त अधीर के सामने घुटनों के बल बैठी उसकी कमर को छुपा रही थी, जिसकी वजह से अगर कोई उन्हें पीछे से देखे तो उन्हें गलत ही समझेगा कि वो दोनों अपने प्राइवेट मूवमेंट्स में थे। वही अधीर भी शर्ट लेस होकर खड़ा था जिसे नेहा ने उन्हें गलत समझ पीछे पलटकर जल्दी से रूम का डोर बंद कर बाहर निकल गई। वही नेहा को ऐसे जाते देख पहले तो श्रेया को कुछ समझ नहीं आया कि नेहा अचानक ऐसे क्यों भाग गई। उसने अपना सर उठाकर अधीर को देखा जो जलती हुई निगाह से उसे ही देख रहा था। उसने श्रेया को उसकी बाजू से पकड़कर खड़ा करते हुए बोली, बेवकूफ लकड़ी, तुम्हें जरा भी अक्ल है कि नहीं? जब मैं तुम्हें मना कर रहा था कि मुझे तुम्हारी हेल्प नहीं चाहिए तो तुम्हें सुनाई नहीं देता।
अधीर उसे एकदम से छोड़ते हुए बोला, पता नहीं नेहा क्या सोच रही होगी हमारे बारे में, ऊपर से मैनर्स नाम की कोई चीज़ है ही नहीं कि किसी के रूम में जाने से पहले डोर नॉक किया जाता है। तुम्हारी तरह बेधड़क मुंह उठाकर रूम में घुस आई और तुम्हें अचानक रूम में देखकर ये सब हुआ, ये तुम्हारी वजह से हुआ है, वो गुस्से में बोला। वही श्रेया एक पल को अधीर के गुस्से से डर जाती है, लेकिन उसकी बात सुनते ही वो भी गुस्से में भर गई। वो अपनी कमर पर हाथ रखते हुए बोली, हे लो, आप भूल रही हो तो आपको याद दिला दूं, मेरी शादी हुई है आपसे, तो इस रूम में मेरे भी उतना हक है जितना आपका। सुबह तो बड़े हक याद दिला रहे थे कि मैं आपकी बीवी हूं, तो अब क्यों भूल गए? और अपने कमरे में आने के लिए कोई नोक नहीं करता। और दूसरी बात, आप दर्द में थे जिसकी वजह से मैंने आपकी हेल्प की, मुझे कोई शौक नहीं था आपकी हेल्प करने का। नेक्स्ट टाइम से चाहे तो सर फुड़वा कर आइएगा, तब भी हेल्प नहीं करूंगी। और अगर आप कपड़े बदल ही रहे थे तो डोर लॉक नाम की एक चीज़ होती है, उसे यूज़ कर लेते तो ये सब होता ही नहीं। अनअम्यूज्ड। और रही बात नेहादी की, तो मैं उन्हें बता दूंगी कि हम ऐसा कुछ नहीं कर रहे थे। इतना बोला श्रेया बिना अधीर पर ध्यान दिए रूम से बाहर निकल जाती है। वही बेचारा अधीर तो शॉक्ड होकर श्रेया को देखता रहा था कि जिसके सामने दुनिया की बोलने की हिम्मत नहीं होती, आज उसे उसकी ये छोटी सी वाइफ इतना कुछ सुनाकर चली गई। अधीर डोर की तरफ देख के खुद से बोला, तुम्हें तो मैं बाद में देखूंगा, जस्ट वेट एंड वॉच। इतना बोलकर अधीर जल्दी से अपने कपड़े पहनने लगा। वही श्रेया बड़बड़ाते हुए नीचे आई और गुस्से में दादी के पास बैठ गई। उसे गुस्से में देख दादी श्रेया से बोली, क्या हुआ श्रेया बेटा, आप इतने गुस्से में क्यों हो? यहाँ से गई थी तब तो तुम बिल्कुल ठीक थी। श्रेया उनके पूछने पर कुछ बोल पाती उससे पहले नेहा, जो श्रेया को देख शरारत से मुस्कुरा रही थी, वो बोल पड़ी, अरे दादी, जरूर आपके पोते ने ही कुछ ऐसा वैसा किया होगा। अब नई नई शादी हुई है तो कुछ ना कुछ ऐसा होता ही रहता है जिसे बेचारी बीवियां गुस्सा हो जाती है ना श्रेया। विंकिंग फेस नेहा श्रेया की तरफ अपनी एक आंख बिंद करते हुए बोली। वही श्रेया के पास उसकी बात का कोई जवाब ही नहीं था। भला अब वो क्या बोले? जो नेहा ने देखा वैसा कुछ था ही नहीं। श्रेया को कुछ ना बोलता देख नेहा हंस दी। वही दादी भी समझ गई, क्योंकि जब नेहा ऊपर से नीचे आई थी, जब से वो मुस्कुराए ही जा रही थी, जिसे दादी समझ रही थी कि नेहा ने दोनों को क्लोज होते हुए देख लिया होगा। थोड़ी देर में अधीर तैयार होकर नीचे आया और अपनी जगह पर बैठ गया। उसने अपनी तिरछी नजर करके नेहा को देखा, जो ब्रेकफास्ट करते हुए उन दोनों को देख मुस्कुरा रही थी। अधीर उसे देख श्रेया को देखता है, जो चुपचाप अपना ब्रेकफास्ट कर रही थी। उसे देख उसने अपना सर हिलाते हुए अपना जूस और सैंडविच खाया और घर से निकल गया। राज भी नेहा को बाय बोल के निकाल गया, क्योंकि आज दोनों अपने घर जा रहे थे, जिसकी वजह से नेहा को अपनी पैकिंग करनी थी। नेहा इस वक्त अपनी रूम में अपना सामान पैक कर रही थी। किसी ने उसका डोर नॉक किया। नेहा ने पीछे देखा तो श्रेया गेट पर खड़ी थी। श्रेया को देख नेहा स्माइल करते हुए बोली, श्रेया वहाँ क्यों खड़ी हो, अंदर आओ। श्रेया उसकी बात सुन अंदर आते के साथ बोली, दी वो मुझे आपसे कुछ बात करनी थी, वो सुबह रूम में। श्रेया इतना बोल के चुप हो गई। वही नेहा उसकी बात सुन वापस अपने शरारती मोड में आते हुए बोली, अरे अच्छा हुआ तुमने मुझे याद दिला दिया, वरना मैं तो भूल ही गई थी कि ऊपर रूम में। इतना नेहा चुप हो गई और हंसते हुए बोली, यार मुझे तो बिलीव नहीं हो रहा कि अधीर की ये साइड भी हो सकती है। मतलब जो बंदा कॉलेज टाइम से लड़कियों से हमेशा ऐसे दूर भागता था जैसे उसे खा जाएंगी, लेकिन शादी के बाद तो वो काफी बदल गया। यार सच सच बताना श्रेया, अधीर तुम्हें रात को जरा परेशान तो नहीं करता ना? क्योंकि मैंने 2 दिन में इतना तो नोटिस किया है कि जब भी तुम सुबह अपने कमरे से बाहर आती है, अपनी कमर को शेलाते हुए आती हो। और सुबह तुम दोनों को देख मुझे तो लग नहीं रहा कि अधीर तुम्हें पूरी रात सोने भी देता होगा। अब सोने देगा भी कैसे? भगवान ने उसे इतनी प्यारी और खूबसूरत बीवी जो दी है। नेहा हंसते हुए श्रेया के गाल खींचकर बोली। वही नेहा की बातें सुन श्रेया को न जाने क्यों शर्म आने लगी। उसके चेहरे की रंगत अचानक गुलाबी होने लगी, जिसे नेहा ने नोटिस कर लिया। वो वापस श्रेया से बोली, ओ एम जी तुम शर्मा रही हो? मतलब मैं एकदम सही बोल रही हूँ। वो अगर तुम दोनों इसी रफ्तार से आगे बढ़े तो मुझे लगता है दादी जल्द ही अपने परपोते या परपोती के साथ खेलेंगी। नेहा हंसते हुए बोली। वही श्रेया उसकी बात सुन उनकी तरफ देखते हैं जल्दी से बोली, दी ऐसा कुछ नहीं है, वो तो हम वो उनकी वो। श्रेया को समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या बोले कि अधीर का वो पार्ट जीप में अटक गया था, वो तो बस उसे निकालने में हेल्प कर रही थी। वही उसे ऐसे अटकते हुए बोलता देख नेहा हंसते हुए बोली, वो तुम वो आगे तुम दोनों अपना क्वालिटी टाइप स्पेंड कर रहे थे, अब तुम दोनों का हनीमून पीरियड चल रहा है तो। विंकिंग फेस नेहा इतना बोलकर चुप हो गई। वही श्रेया अब कुछ नहीं बोली। वो अपना चेहरा नीचे झुका लेती है, जिसपे नेहा हंसते हुए उसे हग करते हुए बोली, सॉरी यार, कुछ ज्यादा ही मजाक कर दिया। श्रेया उसकी बात सुन कुछ नहीं बोली, जिसपे नेहा उसे दूर होते हुए बोली, अच्छा बाबा सॉरी ना।
अब इन बातों को छोड़ो, चलो मेरी पैकिंग में मदद कर दो, राज अभी थोड़ी देर में आते ही होंगे। नेहा की बात सुन श्रेया अपना सर उठाते हुए बोली, दी आप जा रहे हो? हाँ, हम शादी के लिए आए थे, वो अब हो गई तो अब हमें भी चलना चाहिए, नेहा सामान बैग में रखते हुए बोली। थोड़े दिन और रुक जाइए ना दी, मैं अकेले बोर हो जाऊंगी, श्रेया मुंह लटका के बोली। मैं जरूर रुक जाती, लेकिन राज को मॉम की तबीयत ठीक नहीं रहती, इसलिए मुझे जाना पड़ेगा, और अगर कभी तुम्हें बोरिंग लगे तो मुझे कॉल कर लिया करना या मेरे पास आ जाना, फिर हम कहीं बाहर घूमने भी चला करेंगे, ओके? पूर्ण विराम। श्रेया उसकी बात सुन हाँ मैं सर हिला देती है, जिसपे नेहा वापस हंसते हुए बोली, वैसे मुझे नहीं लगता कि अधीर तुम्हें बोर होने का टाइम भी देगा। उसकी बात सुन श्रेया जल्दी से उसके गले लगते हुए बोली, दी नो माउथ फेस, नो माउथ फेस। नेहा हंसते हुए उसे गले लगा लेती है। इन 2 दिनों में उन दोनों में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। दिन के करीब 1 बजे राज नेहा को लेने आया। नेहा सभी को बाय बोलकर राज के साथ अपने घर के लिए निकल गई।